तो फिल्म की शुरुआत में हम तोपन नाम के इंसान को देखते हैं जो कि एक छोटे से गांव में रहता था और वो मछली बेचकर अपना गुजारा किया करता था। हर दिन सुबह सुबह वो मछली पकड़ने निकल जाता था और फिर दिन भर वो मछलियां बेचता था। तोपन की वाइफ मालती थी जो कि उसके मुकाबले काफी यंग थी और इन दोनों की केमिस्ट्री से हम समझ पाते हैं कि इनमें हमेशा अनबन होती रहती थी। तोपन ना तो फाइनेंशियली स्टेबल था, ना ही वो मालती को समय दे पाता था। तो ऐसे में यंग मालती हमेशा उससे चिढ़ी रहती थी। तो ऐसे ही एक दिन तोपन फिशिंग करके अपने घर आता है, मालती से डांट सुनता है और फिर फ्रेश होकर मछलियां बेचने जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि मालती तोपन के पकड़े गए मछलियों में से कुछ मछलियां चुरा लेती थी। नाउ फिश मार्केट में तोपन ऑब्वियसली स्ट्रगल कर रहा होता है अपनी मछलियां बेचने में एंड यहाँ वो अपने एक दोस्त से कहता है कि जब भी वो मछलियां पकड़ता है तो उसे ऐसा लगता है मानो वो ढेर सारी मछलियां पकड़ लिया है, लेकिन जब वो बेचने आता है तो यहाँ ये काफी कम दिखती हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये वो समझ नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ मालती के घर उसकी दो सहेलियां आती हैं और ये तीनों ओजापल्ली डांस देखने जाने का प्लान करती हैं। अब जिन्हें ओजापल्ली नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये असम का एक फोक डांस है जहां लोग गाते हुए डांस करते हैं और अक्सर वो जो गीत गा रहे होते हैं उस गीत का एसोसिएशन असम के ही अर्बन लेजेंड से होता है। फॉर एग्जांपल इस फिल्म में ओजापल्ली जो गीत गा रहे हैं उसमें घोड़ा पाक का मेंशन है। इनके ग्रुप में एक ओजा होता है जो कि लीड होता है और फिर 4-5 पल्लीज होते हैं जो कि पीछे से गाते और नाचते हैं। खैर मालती अपने दो सहेलियों के साथ ओजापल्ली डांस देखने जाती है और यहाँ एज अ व्यूअर हम नोटिस करते हैं कि मालती के पास अच्छे कपड़े थे। इनफैक्ट वो अपने सहेलियों को भी अच्छे कपड़े दे रही थी। नाउ दिस इज सरप्राइजिंग क्योंकि तोपन और मालती काफी गरीब थे, तो ऐसे में मालती के पास बढ़िया बढ़िया साड़ी होना थोड़ा अजीब था। खैर ये तीनों ओजापल्ली नाम देखने जाते हैं और वहां हम नोटिस करते हैं कि एक यंग हैंडसम बंदा मालती को देखकर स्माइल कर रहा था और मालती भी रिस्पॉन्ड कर रही थी। दूसरी तरफ तोपन अपना काम करके घर वापस आ रहा होता है जब गांव के कुछ लोग उससे बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि गांव में कुछ गाय और भैंस की अजीब तरह से मृत्यु हुई है। उनके गर्दन को तोड़कर उन्हें फील्ड में छोड़ दिया गया है। तो ये काम शायद घोड़ा पाक का हो सकता है। अब जिन्हें घोड़ा पाक के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं कि असम में एक ऐसे क्रीचर में बिलीव किया जाता है जो कि आधा आदमी और आधा घोड़ा है और इस क्रीचर को घोड़ा पाक के नाम से बुलाया जाता है। घोड़ा पाक मछलियां खाता है और ये जानवर या किसी इंसान को बहुत ही आसानी से मार सकता है। एनीवेज तोपन कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, जिसके बाद ये लोग तोपन को उसकी बीवी के नाम से चिढ़ाने लग जाते हैं क्योंकि आई थिंक गांव में मोस्टली लोगों को ये शक था कि उसकी बीवी का अफेयर चल रहा है। तोपन ये सब सुनकर विचलित हो जाता है और वहां से उठकर अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। घर जाते वक्त वो सच में एक भैंस को फील्ड में मृत पाता है जिसे देखकर वो भाग निकलता है। अब इस पॉइंट तक तोपन बिल्कुल डर चुका था। तो अगली सुबह तोपन फिर से अपने काम पे जाने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन आज उसका काम पे जाने का बिल्कुल मन नहीं था। शायद वो डर चुका था। वो मालती से कहता है कि आज वो काम पे नहीं जाना चाहता, जिसके जवाब में मालती उस पर भड़क जाती है और उसे काम पे जाने को कहती है क्योंकि ये लोग ऑलरेडी गरीब है और तोपन काम नहीं करेगा तो कैसे चलेगा इनका गुजारा। ये सब सुनकर तोपन भी गुस्से में बिना खाए ही काम पे निकल लेता है और उसके जाते ही मालती उसी बंदे को घर पे बुलाती है जो कि ओजापल्ली के समय उसे देखकर स्माइल किया था। जी हाँ दोस्तों, मालती का सच में अफेयर चल रहा था और यहाँ मालती तोपन से चुराई हुई मछलियां इस बंदे को फ्राई करके खिलाती है। मछलियों की हड्डी वो घर के एक खिड़की से बाहर फेंक देती है, जिसके बाद वो लोग इंटीमेट होते हैं। ये बंदा मालती को नई साड़ी वगैरह गिफ्ट करता है एंड दिस एक्सप्लेन्स कि मालती गरीब होके भी इतना ड्रेस वगैरह कैसे ओन कर रही थी। दूसरी तरफ तोपन बारिश में मछलियां पकड़ने निकलता है, लेकिन उसके मन से वो घोड़ा पाक वाली बात अब तक बाहर नहीं आई थी। तोपन काफी डरा हुआ था, फिर भी वो मछलियां वगैरह पकड़ के वापस आने लगता है। जंगल के रास्तों में तोपन को लगता है कि दूर पे कोई तो है और जैसे ही वो उस तरफ देखता है उसे एक घोड़ा पाक दिखता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखते ही तोपन तेजी से भागता है और वो डायरेक्ट अपने घर पहुंचता है जहां उसकी बीवी और वो बंदा इंटीमेट हो रहे थे। तोपन सब कुछ देख लेता है और ऐसे में ये दोनों तोपन पे हमला कर देते हैं। सीन यहाँ कट हो जाती है और अगले सीन में हम सारे गांव वालों को तोपन के घर के बाहर शोक मनाते हुए देखते हैं क्योंकि तोपन मारा गया था। लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात यह थी कि मालती और उसका लवर भी तोपन के साथ उसी घर में मृत पाए गए थे। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट पे हम उस इंसान को देखते हैं जिसके चेहरे को तोपन ने घोड़ा पाक पे देखा था। ये बंदा एकदम नॉर्मल था और वो कहने लगता है कि आज ही सुबह में जंगल में वो तोपन को देखकर आवाज लगाया, लेकिन तोपन उसे देखते ही पागलों की तरह घोड़ा पाक चिल्लाते हुए भाग गया। इस प्रूव्स कि तोपन अपने मन में घोड़ा पाक को लेकर इतना डर गया था कि वो एक नॉर्मल इंसान को देखकर घोड़ा पाक समझ बैठा एंड देन वो भागते हुए घर आया। ये सब सुनकर गांव वाले तोपन के घर के पीछे पड़ी मछलियों के हड्डी को फॉलो करते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक अजीब सा क्रीचर दिखता है।
ये क्रीचर घोड़ापाक था जिसका चेहरा अब तोपन का चेहरा था और उसके मुंह में मछली थी। लोग के आते ही घोड़ापाक भागता है और उसके पीछे हम एक ट्रेल ऑफ लाइट को देखते हैं जो कि पूरे गांव में चमक रहा था। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी और अब हम इस फिल्म से जुड़ी मेजर 2 थियरीज पे बातें करेंगे। तो पहली थियरी के हिसाब से घोड़ापाक एग्जिस्ट नहीं करता है और फिल्म में जो कुछ भी हुआ वो कुछ सुपरनैचुरल नहीं था। इसे सपोर्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि तोपन की मछलियां कम हो जाती थी क्योंकि मालती मछलियां चुरा लेती थी। जंगल में तोपन इंसान को घोड़ापाक समझ बैठा क्योंकि वो ऑलरेडी मन में बहुत डरा हुआ था। तोपन को मालती और उसके लवर ने मिलकर मारा, लेकिन उसके बाद उन दोनों के बीच भी अनबन हो गई होगी जिससे वो दोनों एक दूसरे को भी मार दिए। गांव वालों को मछलियां की हड्डी इसलिए मिली क्योंकि मालती छुपा कर उन्हें घर के पीछे फेंका करती थी। एंड फाइनली पूरा गांव घोड़ापाक की कहानियों से इतना डर गया था कि एंड में उन्हें भी ऐसा लगा कि उन्होंने जंगल में घोड़ापाक देख लिया है। सो इफ यू सी, फिल्म के सारे इवेंट्स को नॉर्मल वे में एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट देन यहां आती है दूसरी थियरी विच सजेस्ट्स कि घोड़ापाक सच में एग्जिस्ट करता है और ये थियरी मुझे पर्सनली काफी पसंद है। तो इसके मुताबिक घोड़ापाक हर दिन तोपन की मछलियां खा जाया करता था जिस वजह से तोपन की मछलियां कम रहती थी। वो तोपन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था क्योंकि तोपन एक अच्छा आदमी था। गांव में जो गाय भैंस वगैरह की मृत्यु हुई उसमें भी शायद घोड़ापाक का ही हाथ रहा होगा। घोड़ापाक ने ही तोपन की बीवी और लवर को मारा क्योंकि वो तोपन के साथ हुए इनजस्टिस को देख सकता था और इसीलिए उसने तोपन को जस्टिस दिलाने का सोचा। घोड़ापाक तोपन का चेहरा ये सिग्निफाई करने के लिए अपनाया ताकि लोगों को पता चल सके कि जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। फिल्म के एंड में घोड़ापाक एक ट्रेल ऑफ लाइट छोड़ जाता है विच सिग्निफाइज कि इस गांव में उसने जस्टिस सर्व कर दिया है एंड द विलेज हैज बीन एनलाइटेंड। वो भागा इसलिए क्योंकि अब लोगों को घोड़ापाक के बारे में पता चल चुका था, तो ऐसे में वो इस गांव में सेफ नहीं है। इस थियरी में बस एक सवाल उठती है कि अगर घोड़ापाक तोपन से मछलियां लेकर खा रहा था तो तोपन घोड़ापाक को देखकर डर क्यों गया था? वेल, हो सकता है कि घोड़ापाक तोपन को बिना जाने उससे चुरा कर मछलियां ले रहा था। तो तोपन जब घोड़ापाक को देखा तो वो उसका पहला ही टाइम था, इसलिए वो इतना डर गया। तो सीरीज के ओपनिंग सीक्वेंस में हम एक चोटिल इंसान को देखते हैं जो कि किसी से तो बच के भाग रहा होता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे कुछ लोग घेर लेते हैं जो कि अपने चेहरे पे कालिख और रेड डॉट लगाए होते हैं। इन लोगों के हाथ में भाला और कुल्हाड़ियां थी जिससे वो इस भाग रहे इंसान को मार डालते हैं। यहाँ से कहानी 3 साल आगे शिफ्ट होती है जहां हम 5 दोस्तों को अपने कार में एक गांव की तरफ आते देखते हैं। ये पांचों शायद यहाँ वेकेशन में ट्रेकिंग करने आए थे और इनके नाम थे आरव, हितेश, विहान, रोशन और अवंतिका। गांव में ये लोग एक कॉटेज में रुकते हैं जो कि देखने में काफी पुराना था। अब इस पॉइंट पे हम एज ए व्यूअर कुछ चीजें नोटिस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोशन और अवंतिका कपल थे, लेकिन रोशन अवंतिका का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था, वहीं अवंतिका उसके हमेशा पीछे पीछे भागती थी। अब ये बात विहान को खटकती थी क्योंकि शायद विहान अवंतिका की तरफ थोड़ा अट्रैक्टेड था। नाउ हितेश हमेशा अपने गोप्रो में व्लॉगिंग करता रहता था और आरव को वो भाई भाई कहता था। खैर, उस रात रोशन रात को पीकर बाहर हल्का होने चाहता है जब उसे वहां कुछ लोग घेरने लग जाते हैं। ये वही लोग थे जिन्हें हमने सीरीज के पहले सीन में देखा था और रोशन किसी तरह इनसे बच के अपने कमरे में आता है। यहाँ अवंतिका नोटिस कर लेती है कि रोशन थोड़ा परेशान दिख रहा है, लेकिन रोशन उसे कुछ नहीं बताता। तो अगली सुबह अवंतिका की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है और रोशन उसका बिना थोड़ा सा भी ख्याल रखे बाहर निकल जाता है। ऐसे में विहान अवंतिका को दवा देता है, जिसके बाद चारों लड़के ट्रेकिंग पे निकलते हैं। जंगल की ओर जाते वक्त इन्हें रास्ते में एक बूढ़ा इंसान दिखता है जो कि आसमान में कुछ तो देख रहा था और सडनली उस बूढ़े इंसान की आंख उजली हो जाती है। इसके बाद ये 4 लोग एक झरने की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में रोशन अपना लाइटर ढूंढने लगता है, लेकिन लाइटर उसकी जेब में नहीं था। ऐसे में वो बाकियों से दूर होकर जंगल में अपना लाइटर खोजता है और थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि उसने अपने शर्ट के पॉकेट में लाइटर रखा था। तो लाइटर मिलते ही वो बाकियों को खोजने लगता है, लेकिन अब तक वो जंगल में अकेला हो चुका था और भटक चुका था। अब अपने दोस्तों को खोजते खोजते रोशन एक छोटे बच्चे को देखता है जो कि ठीक पहले सीन वाले लोगों की तरह अपने शक्ल पे कालिख लगाए हुए था। रोशन इस बच्चे से पूछता है कि क्या उसने 3 लड़कों को यहाँ आसपास देखा है, जिसके जवाब में ये बच्चा कुछ नहीं बोलता। लेकिन अचानक ही वो एक पत्थर से रोशन के सर पे मार देता है, जिससे रोशन लहूलुहान हो जाता है। ऐसे में रोशन इस बच्चे के पीछे भागने लगता है और थोड़ी दूर तक भागा भागी होती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि ये बच्चा रुक गया है और बैकग्राउंड में हम रोशन का गला कटते हुए देख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जंगल में एक स्पॉट पे वायर बंधा हुआ था और ये बच्चा तो वायर के नीचे से निकल गया, लेकिन भागते हुए रोशन इसमें फंस गया और उसकी मृत्यु हो गई थी।
दूसरी तरफ बाकी के लोग मस्त ट्रेकिंग वगैरह करके वापस भी आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कॉटेज में रोशन नहीं दिखता। ऐसे में ये तीनों बॉयज और अवंतिका रोशन को ढूंढने की सोचते हैं, लेकिन जल्दी उन्हें पता लगता है कि उनकी गाड़ी भी गायब है। तो ये देखकर वो लोग अनुमान लगाने लगते हैं कि रोशन में भी अपने पीने वगैरह का जुगाड़ करने गाड़ी लेकर गया होगा। अब दोस्तों इस पॉइंट पे हमें इन कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बातें पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट में एक बार रोशन की गाड़ी से किसी इंसान की टक्कर हो गई थी, जिसमें वो इंसान मारा गया था। अब इस दुर्घटना की जिम्मेवार अवंतिका अपने आप को मानती थी, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त रोशन अवंतिका से फोन पे झगड़ा कर रहा था। तो ऐसे में अवंतिका को लगता था कि अगर वो फोन पे ना होती तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं भी होता। इस घटना के बाद आज तक अवंतिका को इसके नाइटमेयर्स आते थे। ये सुनकर विहान अवंतिका से कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि रोशन की तो आदत है पी के गाड़ी चलाने की। ना हम आरव की भी एक कहानी जान पाते हैं, जहां पास्ट में वो अपने भाई के हॉस्पिटल में काम करता था। तो एक रात ऑपरेशन वार्ड में किसी पेशेंट को होश आ जाता है, जो कि दर्द से कराहने लगता है। ऐसे में आरव हड़बड़ा कर उसे गलत दवा दे दिया, जिससे उस पेशेंट की मौत हो गई थी। अब क्योंकि यह हॉस्पिटल आरव के भाई का था, तो इस दुर्घटना को दबा दिया गया, लेकिन आरव को यह चीज आज तक हॉन्ट करती है। ना बाय द टाइम हम इन कैरेक्टर्स की कहानी जान पाते हैं, पैरेलल में हम इस गांव के लोगों को किसी तरह का रिचुअल करते देखते हैं, जिसमें वो रोशन के खून का इस्तेमाल कर रहे थे। जी हाँ, इस रिचुअल को वही बूढ़ा इंसान आंखों पे पट्टी बांध के कर रहा था, जिसे ये चार दोस्त मिले भी थे। वो था ना जिसकी आंख उजली हो गई थी, वह इंसान, और गाँव के बाकी लोग उसे फॉलो कर रहे थे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द मेन प्लॉट, वेल सभी लोग कॉटेज में ही थे, जहाँ हितेश बोर होने लगता है और वो जंगल में अकेले ही व्लॉगिंग करने चला जाता है। यहाँ एक पॉन्ड के पास उसे एक खूबसूरत गांव की लड़की दिखती है और वो उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर जाने पे वो लड़की तो कहीं गायब हो जाती है, लेकिन गांव वाले हितेश को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद वो हितेश को कुल्हाड़ी से मारकर उसके खून का इस्तेमाल रिचुअल में करते हैं। दूसरी तरफ अवंतिका अपने फोन में नेटवर्क लाने के चक्कर में जंगल के अंदर चली जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो गांव वालों को हितेश के मृत शरीर के साथ रिचुअल करते देख लेती है। ऐसे में वो डर के भागती है और बाकियों को ढूंढने लगती है। ना कमिंग टू आरव, वो खुद अपने पास्ट की बातें सोचकर थोड़ा परेशान था और तभी गांव वाले आरव पे भी हमला कर देते हैं। वो किसी तरह एक बंदे से पानी में लड़ते हुए अपनी जान बचाकर भागता है और अब तक शाम भी हो चुकी थी। नाउ अवंतिका, जो कि बाकियों को ढूंढ रही थी, उसे विहान मिल जाता है, जिससे वो सब बताती है। विहान और अवंतिका यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले इन्हें घेर लिए थे। तभी अचानक सभी गांव वाले इनका रास्ता छोड़ देते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे विहान अवंतिका के हाथ को जोर से पकड़ लिया था और उसका एक्सप्रेशन बदल चुका था। जी हाँ दोस्तों, वो अवंतिका को थप्पड़ मार के बेहोश कर देता है और जब अवंतिका को होश आता है तो वो खुद को बंधा पाती है। इस पॉइंट पे हम विहान को भी गांव वालों की तरह कालिख लगाते देख पाते हैं, विच क्लियरली मेंट कि वो भी इस गांव से जुड़ा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, विहान कहता है कि वो इसी गांव से है, जिसके बाद वो गांव की कहानी सुनाना शुरू करता है। तो आज से तकरीबन 40 साल पहले इस गांव में अकाली छा गई थी और कई लोग भूख प्यास से मर रहे थे। ऐसे में यहाँ एक तांत्रिक टाइप का बंदा आता है और वो इनके गांव की कंडीशंस को ठीक करने का वादा करता है, लेकिन उसके लिए गांव वालों को एक रिचुअल करना था, जिसमें 4 इंसान को मारकर उनका खून चढ़ाना था। ये एक कुप्रथा थी, जिसमें गांव वाले अनजाने में शैतान को पूजने लग गए थे और अब उन्हें हर 3 साल पे ऐसे ही 4 लोगों को मारकर उनके खून से कुप्रथा करना होगा। अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो गांव वाले फिर से मरने लग जाएंगे। इनफैक्ट इवन इफ गांव वाले यहाँ से चले जाएं, फिर भी उनके ऊपर शाप रहेगा ही और वो जहां कहीं भी हो वहीं मारे जाएंगे। इसी वजह से विहान हर 3 साल पे 4 दोस्तों को यहाँ फंसा कर लाता है, ताकि उनके खून से कुप्रथा हो सके। अब इन बातों के दौरान आरव यहाँ पहुंच जाता है और वो विहान पे अटैक करके अवंतिका के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन इन दोनों को गांव वाले घेर लेते हैं और विहान इन्हें मार डालता है। यहाँ से कहानी फिर से 3 साल आगे जाती है, जहां हम विहान को किसी लड़की के साथ इसी गांव में आते देखते हैं, यानी कि वो नए लोगों को फंसाया है कुप्रथा के लिए। इनफैक्ट इस बार तो ये लड़की विहान की गर्लफ्रेंड लग रही थी। इसी के साथ सीरीज खत्म हो जाती है।